वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनका भी अपकमिंग टाइम है, स्पेशली जिनका 9 तारीख को 9 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में CHO स्टाफ नर्स का पेपर है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लास को एंड तक ज़रूर ज्वाइन किए रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल आपको मॉर्निंग में हिमाचल प्रदेश का जो CHO का एक पेपर अरेंज हुआ है वो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इसके पहले स्टाफ नर्स के कई बार पेपर हुए हैं, तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और अभी तक हिमाचल प्रदेश का जो एक पेपर अरेंज हो पाया है CHO का, वो आपको कल है जो इसी टाइम पर सेम टाइम पर आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब जिनका भी ANM का पेपर है या फिर जो लोग अदर पेपर दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जिनका अपकमिंग टाइम में किसी भी स्टेट के लिए GNC का पेपर हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, तो उसका आंसर है यहाँ पर 2016 ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है। अब एक चीज़ और, जो हमारा सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस हब शॉर्ट्स, उस पर आपको जितनी भी जो स्कीम है स्पेशली हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स में आती हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो में 5-5 मिनट के वीडियो में आपको कल इवनिंग में अपडेट की जाएंगी। तो आप लोग उनको ज़रूर देखना। ऑलरेडी सभी टॉपिक्स हैं जो रेडी हैं, बट उनको अभी अपलोड करना बाकी है। तो वो कल आपको इवनिंग में पूरी जितनी भी स्पेशली स्कीम है मोदी जी ने लॉन्च की हैं या फिर NHM ने लाई हैं, जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं, वो सभी आपको 5-5 मिनट में पूरी स्कीम सिंगल, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो और सभी याद हो जाए। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसको लॉन्च किया था कब? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। इसका आंसर सब लोगों ने सही दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जितनी भी स्कीम पढ़ते हैं, PMJY स्कीम, PMSMA या फिर RKSK या फिर NKKS, जितनी भी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो आपको याद रखना है। तो सुरक्षित मातृत्व अभियान स्कीम है, लाई गई थी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, जिसमें एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहे, मदर का जो चेकअप है वो करवाया जाए, और इसमें महीने की हर 9 तारीख को ये चेकअप होगा। तो ये चीज़ भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फैसिलिटी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एटसेट्रा, being declared as a first referral unit, which among the following is not a critical determinant of a facility of first referral unit। यहाँ पर कहा है कि 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट फैसिलिटी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इनके लिए यहाँ पे क्या कहा गया? फर्स्ट रेफरल यूनिट है यहाँ पर जो। तो इनमें से कौन सा है जो एक क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा फर्स्ट रेफरल यूनिट में? तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर इन्होंने दिया है, 3 दिए हैं, तो इनमें से एक क्या है आपका? फर्स्ट रेफरल यूनिट है, डिक्लेयर किया गया है। तो अब उसमें से कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट में नहीं होगा? ऑप्शन में है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशंस, न्यूबॉर्न केयर, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी ऑन अ 24 आवर बेसिस, या फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्या है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट में नहीं होगा? तो वो होगा यहाँ पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। बाकी इमरजेंसी में ऑब्स्टेट्रिकल केयर रहेंगी फर्स्ट रेफरल यूनिट में, न्यूबॉर्न केयर की जाएगी, ब्लड स्टोरेज की जो है वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए वो भी रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, लेकिन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द MNP BMS प्रोग्राम इन हिली और डिफ़िकल्ट टू रीच ट्राइबल एरिया विथ अ पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आपका बहुत इजी है कि आपको इसका आंसर क्या करना होगा। तो यहाँ पर कहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मेंटेन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो कि बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम है
या फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, MNP या फिर BMS का मतलब है यहाँ पर, MNP का मतलब है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या फिर बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जो हिली और ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन में रहेगा, 80,000, 20,000, 40,000 या फिर 50,000। तो यहाँ पर आपने अभी तक सीधा सीधा याद रखा कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर, जितने भी प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी हेल्थ सेंटर, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये कितनी पॉपुलेशन में रहेगा, 80,000 में, क्योंकि यहाँ पर हिली और डिफिकल्ट एरिया पूछा है। लेकिन यदि प्लेन एरिया पूछे तो कितना होगा, 1,20,000। PHC का पूछे, सब सेंटर का पूछे, सब सेंटर जो डिफिकल्ट एरिया है तो 3,000 में और प्लेन एरिया है तो 5,000 में। नेक्स्ट है यहाँ पर Which SDG goal, Sustainable Development Goal related to improving the health and गोल है, SDG का कौन सा गोल है जो कि हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए काम करता है। यहाँ पर टारगेट रखा गया है हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके टोटल 17 गोल रखे गए हैं कि हमें इनको 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। तो अब कौन सा गोल है जिसमें हेल्थ और वेल बीइंग के लिए इम्प्रूव करना बताया गया है, गोल फर्स्ट, गोल सेकंड, गोल थर्ड या फिर गोल फोर्थ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन ने इनको सितंबर 2015 में अडॉप्ट किया था कि जो पूरे 17 टारगेट हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हमें इनको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक देश को, इवन एक देश इतना सक्षम होता है तो उसको दूसरे कंट्री की हेल्प करना है। तो यहाँ पर सितंबर 2015 में जो जनरल असेंबली ने इन गोल्स को अडॉप्ट किया था कि 2030 तक हमें इनको अचीव करना है, जितने भी 17 गोल रखे गए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अलग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहाँ पर जो गोल रखे गए थे तो कहा है कि हेल्थ एंड वेल बीइंग किस नंबर में आएगा, तो हेल्थ एंड वेल बीइंग आएगा गोल नंबर 3 में। किस में आएगा, गोल नंबर 3 में। अब जो 17 गोल है वो कौन कौन से, वो डेवलपमेंट गोल के टोटल 17 गोल्स हैं। अब वो कौन कौन से, इनके आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में या तो आपको नंबर दिया जाएगा या फिर गोल पूछा जाएगा। फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। सेकंड है जीरो हंगर, मतलब भुखमरी मिटाना है। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ वन इज द क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ इज जेंडर इक्वलिटी, मतलब मेल फीमेल के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, बाकी ये बराबर रेशियो में होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ पर आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। क्लाइमेट एक्शन। 14th लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन कैसा होगा समुद्र में। लाइफ ऑन लैंड, धरती पर जीवन कैसा होगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। लास्ट वन आएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब जो 16 गोल हैं तो लास्ट में जो 17वें नंबर पर कहा है कि हमें इनको क्या करना है, अचीव करने के लिए एक दूसरे गोल्स को क्या करना है, हेल्प करनी है कि एक गोल अचीव हो गया तो दूसरा या फिर फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड के लिए। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना है, इन गोल्स में पार्टनरशिप करना है। तो ये क्या है, SDG गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव नेम्ड एज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया था, एक प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव लिया था, किसके लिए, लेबर रूम के लिए, लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर उसका नाम क्या रखा था, लक्ष्य, लाइफ, क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ या फिर बोथ लाइफ एंड क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया था, जो प्रेग्नेंट वूमेन है लेबर रूम में, मैटरनिटी या फिर ऑपरेशन थिएटर में या फिर ऑब्स्टेट्रिक इंटेंसिव यूनिट में या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है,
तो उनके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया था क्या, लक्ष्य। तो इसका जो मेन एम था वो क्या था, लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना। तो यहाँ पर इस लक्ष्य का नाम आपको एग्जाम में आएगा तो क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है यहाँ पर लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पर लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में, स्पेशली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसके लिए लाया गया था क्या, लक्ष्य इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर दिस स्कीम फॉर लेबोरेटरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैंडेट्स फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन द क्वालिटी ऑफ लेबोरेटरी सर्विसेज। तो पहले हमने पढ़ा कि लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है। दूसरा लाया गया है किसके लिए, कि जो लैब्स हैं वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया कि उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, कायाकल्प अवार्ड, लक्ष्य, लाइफ या फिर क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ। क्या फैसिलिटी है वो जिसमें लेबोरेटरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैंडेट्स रखा गया है, तो वो है यहाँ पर लाइफ। क्या है, लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी। क्या है, लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी है जो लैब में जितने भी लैब होते हैं वहाँ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। यदि लेबर रूम का पूछे क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए तो वो है लक्ष्य इनिशिएटिव, और यदि यहाँ पर लैब के लिए पूछें तो वो है लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर दिस स्कीम एम्स टू इम्प्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको ऑप्शन है जो क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो आंसर क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन ऑप्शन सेम है। लेबोरेटरी रूम में पूछा तो लक्ष्य हो गया, यहाँ पर लैब के लिए पूछा तो लाइफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिस स्कीम एम्स टू इम्प्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो कौन सी स्कीम है जो कि पब्लिक हेल्थ में क्लीनलीनेस, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाई गई है, कायाकल्प अवार्ड, लक्ष्य, लाइफ या फिर क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ है। तो कौन सा है जो यहाँ पर स्कीम है जो ये लाई गई है, तो वो है कायाकल्प अवार्ड। क्या है, कायाकल्प अवार्ड। इसको जनरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एफर्ट लाया था, इनिशिएटिव लाया था कि जितनी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया था क्या, कायाकल्प। क्या है, कायाकल्प। इसका नाम क्या है, कायाकल्प। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होगी, विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन ई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो होता है फॉलिक एसिड। इसीलिए कंसीव करने से लेके या फिर जब कंसीव करना चाह रहे हैं उस टाइम से फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि बच्चे को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको कहेंगे या फिर स्पाइना बाइफिडा इससे प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप होगा, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6 या फिर विटामिन B9। कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा, तो होगा विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन, जिसकी कमी के कारण क्या होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। नेक्स्ट है यहाँ पर द इनर लेयर ऑफ स्टमक वॉल्स इज कॉल्ड। तो स्टमक की जो इनर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, म्यूकोसा, एपिथेलियम या फिर ड्यूडेनम। तो इनर लेयर है स्टमक वाल की, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है म्यूकोसा। क्या कहलाएगी, म्यूकोसा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई इज। विटामिन ई का मेन काम क्या है, रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, एंटीकोगुलेंट, रोल इन विजन या फिर एंटीऑक्सीडेंट।
ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। ठीक है। रोल विजन में कौन हेल्प करता है? विटामिन ए। अब बचता है यहाँ पर विटामिन ई, तो इसका मेन काम होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट और फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन सा? विटामिन ई। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टेम्पररी और परमानेंट मेजर्स डिजाइंस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। तो टेम्पररी या फिर परमानेंट मेजर्स हम यूज़ करेंगे, मेथड्स अपनाएंगे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से आप प्रेग्नेंट ना हो सके, तो वो क्या कहलाएगा? फर्टिलिटी प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी या फिर फर्टिलिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम मेथड अपना रहे हैं, तो वो टेम्पररी हो सकती हैं या फिर परमानेंट हो सकती हैं, और हम किसके लिए अपना रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कंसीव ना कर पाएँ, तो वो कहलाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसकी अलग अलग मेथड्स होती हैं। परमानेंट यदि पूछें तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी हो जाएगा। टेम्पररी में फिर बहुत सारी मेथड्स हैं, हार्मोनल है, आईयूडी है, पिल्स है। तो यहाँ पर क्या है? टेम्पररी और परमानेंट मेजर्स पूछा है, वो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट टेकिंग आइसोनियाजिड एज पार्ट ऑफ देयर एंटी ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन इज। तो यहाँ पर जो पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड ले रहा है, INH ले रहा है, तो उसको कौन सा विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा? राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर पायरिडॉक्सिन। कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जिससे हम पेशेंट के लिए पायरिडॉक्सिन देंगे? क्यों देंगे? यहाँ पर आइसोनियाजिड दे रहे हैं होती है पायरिडॉक्सिन की कमी के कारण, और जब पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है तो चांस ज़्यादा मर जाएंगे, तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे पेशेंट में? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड। तो यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है किसी भी घाव से, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? इन्फॉर्म द फैमिली टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, इन्फॉर्म द पुलिस या फिर टेक टू हॉस्पिटल। फर्स्ट एड के तौर पे पूछा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो जब तक आप फैमिली को बुलाएंगे या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? किसी भी क्लीन स्टेराइल कपड़े से क्या करना है? ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो इनमें से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा नहीं है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, कावासाकी डिसीज या फिर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कौन सा है जो यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में नहीं आएगा? अब इसमें होते हैं साइनोटिक, असाइनोटिक, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है ही नहीं, तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है जिसमें 4 डिफेक्ट एक साथ होते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। अब जो नहीं है वो क्या है? कावासाकी डिसीज। क्या है? कावासाकी डिसीज। और जनरली बच्चों में स्पेशली होगी, जो स्मॉल टू लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जो कि ब्लड वेसल्स को, और स्पेशली ये बात की जा रही है जब कंजेनाइटल की, तो जनरली बच्चों में ही होगी। किसमें होती है? बच्चों में देखने को मिलेगी, यंग एज चिल्ड्रंस में उनकी स्मॉल वेसल्स या फिर मीडियम साइज वेसल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये कहलाएगी कावासाकी डिसीज। नेक्स्ट वन, ऑल द फॉलोइंग माइलस्टोन आर प्रेजेंट इन अ 7 month old चाइल्ड एक्सेप्ट। 7 महीने के बच्चे में सभी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। सोशल स्माइल, सिटिंग विथ सपोर्ट, वॉक विदाउट सपोर्ट, हेड सपोर्ट। क्या है जो 7 महीने के बच्चे में आप सब चीज़ें देखेंगे किसी एक को छोड़कर? बच्चा दूसरों को देख के अच्छी खासी स्माइल देगा, और यहाँ पर बैठेगा भी सपोर्ट के साथ में। हेड सपोर्ट बच्चे 3 महीने में करने लगते हैं, 6 month में बैठने लगते हैं। सोशल स्माइल भी 3 month में देने लगते हैं। अब जो काम नहीं करेगा होगा वॉक विदाउट द सपोर्ट। बच्चे जनरली 11 month के बाद ही वॉक करना स्टार्ट कर पाते हैं, बट ये चीज़ डिपेंड करती है अलग अलग बच्चों की
किस पर? ग्रोथ पर। अलग अलग बच्चे का ग्रोथ और माइलस्टोन अलग अलग अचीव होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द चाइल्ड। यदि माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बच्चे को क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? मिक्सोजीमा, क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। क्या बच्चे के लिए डेवलप हो सकता है यदि माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है? माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या चीज़ें डेवलप होने के चांसेस अपकमिंग जो बच्चा होने वाला है उसके लिए होंगे? तो होगा क्रेटिनिज्म। क्या होगा? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन, आई थिंक 3 या 4 जगह CHO में आया है। फास्ट इज अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन इमरजेंसी रूम। फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट का फुल फॉर्म पूछा है। हमने अलग अलग चीज़ों के फुल फॉर्म पढ़े हैं, ऐसे ही यहाँ पर है फास्ट का फुल फॉर्म। ऑप्शन में फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा या फिर फास्ट एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। यदि किसी भी केस में कुछ इंजरी है, ट्रॉमा का पेशेंट है, तो फोकस्ड असेसमेंट करना है वह किसके साथ? सोनोग्राफी के साथ में। नेक्स्ट वन बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस या फिर साइटोमेगालो वायरस। तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो वह वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्किन रैशेस आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो स्किन रैशेस किस में देखने को मिलते हैं? टीबी के मरीज में, एड्स के मरीज में, मीजल्स में या फिर टिटनस में। टीबी के पेशेंट में रैशेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना एड्स में मिलेंगे, ना टिटनस में मिलेंगे। किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स के पेशेंट में, चिकन पॉक्स वालों में। तो यहाँ पर स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे किस में? मीजल्स में। नेक्स्ट वन, द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल है वो क्या है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर एक्टोमेट्रियम। तो यहाँ पर कौन सी लेयर है जो मस्कुलर लेयर है यूट्रस की? तो वो है यहाँ पर मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम। 3 लेयर होती हैं जनरली यूट्रस की जो वॉल होती है, 3 लेयर जो लेयर्स होती हैं 3 होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्वेश्चन में पूछा है कि मस्कुलर वॉल, तो मस्कुलर वॉल होती है मायोमेट्रियम। फंक्शनल और सुपरफिशियल, यहाँ पर कहा है इनर लाइनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल, सुपरफिशियल और बेसिक एंडोमेट्रियम। जो इनर लेयर है वो क्या है? वो एंडोमेट्रियम। मिडिल लेयर क्या है? मायोमेट्रियम, जो कि किससे बनी होती है? मसल्स से। लास्ट आती है पेरीमेट्रियम, जो कि क्या है? थिन आउटर लेयर है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई रहेगी। मस्कुलर लेयर पूछते हैं तो मायोमेट्रियम, इनर लेयर पूछे तो एंडोमेट्रियम और आउटर लेयर पूछे तो पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ वुमन विथ HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी। तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी जिस वुमेन के लिए HIV प्रेगनेंसी में भी हो और डिलीवरी के बाद भी हो? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन्स, एनाल्जेसिक्स या फिर एंटीपायरेटिक्स। तो HIV के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो होता है ART ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें जिडोविडिन ड्रग ऑफ चॉइस है जो मानी जाती है। एग्जाम में आती है जिडोविडिन, तो किस में दी जाती है? यहाँ पर प्रेगनेंसी में। किस में दी जाएगी? प्रेगनेंसी में दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग लेबर which hormone gradually loosens all the pelvic ligaments and provides more room for the fetal head to pass through the pelvis। तो लेबर के टाइम पर जो पेल्विस के लिगामेंट है, यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, पेल्विस लिगामेंट्स की बात हो रही है कि धीरे धीरे उन लिगामेंट्स को लूज करने का काम कौन करेगा? कौन सा हार्मोन ये काम करेगा कि जब पेल्विक लिगामेंट्स लूज होंगे तो बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में धीरे धीरे पास होते जाएगा, जिससे बेबी के हेड को ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा।
कौन से हार्मोन हैं जो इन लिगामेंट्स को, पेल्विक लिगामेंट्स को लूज करने का काम करेंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर रिलैक्सिन। तो कौन से हार्मोन ये काम करेंगे? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में तो जो हार्मोन यदि आपको पूछे तब आपको आंख बंद करके कहना है ऑक्सीटोसिन। नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरत है तो वो है प्रोजेस्टेरॉन की। अब यहाँ पर आता है आपका कि लिगामेंट्स को लूज करने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा रिलैक्सिन हार्मोन। कौन करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस बाय विच अ सेकेंडरी oocyte इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी oocyte है बाहर आएगा ओवरी से मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से क्या होके रप्चर होके? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन है, ओव्यूलेशन है, फिर oogenesis है। तो oogenesis में तो क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या होगा? ओवर रिलीज होगा। इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो क्या होगा? एक जगह इम्प्लांट होगा, मतलब जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो वो इम्प्लांटेशन कहलाएगी प्रोसेस। जब फर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म है जो क्या होंगे एक जगह इम्प्लांट होंगे तो वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहलाएगी। जब ये दोनों मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन होगा, जब रिलीज होगा तो वो बनेगा तो oogenesis होगा। लेकिन जब ओवम रिलीज होगा तो क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस पूरी क्या है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट वन, अ न्यूबॉर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। मेकोनियम स्टैंड का मतलब है जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी उसको एस्पिरेट कर गया। क्या कर गया? बेबी उसको मेकोनियम को स्टैंड कर गया, मतलब एस्पिरेट कर गया। मेकोनियम मुंह में प्रेजेंट है, बच्चे की सांस नहीं आ रही है, 80 बीट पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? इंट्यूबेशन करेंगे, CPR देंगे, वार्मथ एंड सक्शन करेंगे या फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या करना है आपको? बच्चे को सक्शन करवाना है। इसीलिए आपको एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर वर्कर क्या कहा जाता है कि जब भी बेबी डिलीवर होते हैं तो सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ से की जाती है? माउथ से। इसीलिए कि बेबी जो भी चीज़ उसके मुंह में है उसको क्या ना हो, एस्पिरेट ना कर जाए। तो यहाँ पर बेबी ने यदि मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, स्टैंड है मुंह में ही है, अंदर की तरफ नहीं लेके गया है, तो हमें क्या करना? उसको फटाफट से सक्शनिंग करवानी, पहले माउथ से देन आफ्टर नोज से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विथ सीमेंट इज नोन एज। तो बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ मिक्स करना क्या कहलाएगा? इनर्टाइजेशन, इंसिनरेशन, श्रेडिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम यदि सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कहलाएगी इनर्टाइजेशन। क्या होगी? इनर्टाइजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेरीनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू अकर व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन कब कहा जाता है? जब ट्रांसमिशन कैसे हो? नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या फिर ह्यूमन से ना होके, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ना होके। दूसरा है इन्फेक्टेड ह्यूमन टू ह्यूमन, यदि किसी को इन्फेक्शन है उससे किसी दूसरे को हो तो। फिर आता है मदर टू इन्फेंट या फिर नॉन ह्यूमन टू इन्फेंट। तो यहाँ पर एक कौन सा है जो ट्रांसमिशन होगा जिसको हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन कहेंगे? तो होगा मदर टू इन्फेंट, जो माँ से बच्चे को डिसीज ट्रांसमिट होगी वो कहलाएगी पेरीनेटल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूफिंग कफ, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। तो इसका कॉजेटिव एजेंट भी क्या होगा? तो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। वूफिंग कफ को ही हम 100 दिन की खांसी पर्ट्यूसिस भी कहेंगे, 100 दिन की खांसी कहेंगे, वूफिंग कफ कहेंगे। और जनरली जिन बच्चों की एज लेस देन 2 ईयर्स होती है उन्हीं को अफेक्ट करती है। याद रखें वूफिंग कफ किसको अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? जिन बच्चों की एज 2 साल से कम होती है उनको। रोटा वायरस है जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है जो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये यदि बार बार होता है तो हार्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो राइबोफ्लेविन की कमी से सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस या फिर पेलाग्रा। तो राइबोफ्लेविन की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, चिलोसिस होगा, ग्लोसाइटिस होगा, लेकिन पेलाग्रा नहीं होगा। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण। इसके 3D सिम्टम्स हैं डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। आप फोर्थ पूछे तो डेथ। तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन की कमी से जो नहीं होगा वो होगा पेलाग्रा, क्योंकि ये नियासिन की कमी से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? लैक्टिफेरस टेब्यूल्स, यूट्रस, वेजाइना या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन को कौन सीक्रेट करता है? तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एन एंटीनेटल मदर विथ ट्विन प्रेगनेंसी एंड मदर हैव गिव बर्थ वंस बिफोर इज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि एक एंटीनेटल मदर है, ट्विन प्रेगनेंसी है और माँ ने पहले एक बार बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर कौन सा स्कोर निकल के आएगा? G2P1, G3P1, G3P2 या फिर P1। तो प्रीवियसली उसने बच्चे को जन्म दिया है, वर्थ वंस टाइम बिफोर, मतलब पहले एक बच्चे को जन्म दिया, तो क्या होगा? P1, प्रीवियस क्या हो जाएगा? 1। अब तो अभी इस टाइम पर क्या है? प्रेग्नेंट है, जो कि ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बच्चे हैं उसके, ट्विन्स हैं उसके यूट्रस में। तो अब यहाँ पर ग्रेविड कितने टाइम कंसीडर करेंगे आप? तो यहाँ पर प्रीवियस 1 हो गया, ग्रेविड तो वो 2 ही बार, क्योंकि अभी प्रेजेंट में चाहे ट्विन हो या फिर ट्रिपलेट्स हो, बट ग्रेविड एक बार इस बार का काउंट होगा और एक बार प्रीवियस प्रेगनेंसी का काउंट होगा। ऐसा नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप 3 टाइम्स ग्रेविड बता दें उसको। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविडा 2 टाइम्स एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी वंस। तो यहाँ पर जो स्कोर आपका आएगा वो क्या होगा? G2P1। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को और किस नाम से जाना जाता है? फॉलेस कैथेटर, स्वेन-गेंज कैथेटर, शॉर्ट टर्म कैथेटर्स या फिर इंडवेलिंग कैथेटर्स। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, इनका दूसरा नाम होता है स्वेन-गेंज कैथेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेन स्टेप्स टू बी डन बाय अ फर्स्ट एडर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में एज अ फर्स्ट एडर, आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आप फर्स्ट एडर बन गए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और मेन स्टेप क्या होगा? मेक द एरिया सेफ, इवैल्यूएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, सीक द हेल्प या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे केस में इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये सभी काम करेंगे। जहाँ पर पेशेंट है उस एरिया को सेफ होना चाहिए, पेशेंट को चेक करेंगे और हेल्प के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्सेस। तो इमरजेंसी केस में आइडियल प्लेस कौन सा होता है पल्स को फील करने का? और कभी भी नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा पल्स चेक नहीं करते रहना है आपको, 10 सेकेंड से कम ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एपिकल पल्स, कैरोटिड पल्स, पॉप्लिटियल पल्स या फिर डॉर्सलिस पेडिस पल्स। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जिस प्लेस पे आप पल्स को चेक करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा कैरोटिड पल्स। कौन सी होगी? कैरोटिड पल्स। नेक के यहाँ पर इमरजेंसी में आप उसी को चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर न्यूनेट्स पीरियड इज डिफाइंड एज। तो न्यूनेट्स पीरियड क्या है? अप टू 7 डेज, अप टू 28 डेज, अप टू 1 ईयर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न पीरियड पूछते तो अप टू 7 डेज, न्यूनेट पूछा है तो वो होगा अप टू 28 डेज, और इन्फेंसी पीरियड पूछते तो अप टू 1 ईयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर when the buttocks of the baby is presenting part, this type of presentation is called। जब बटोक्स प्यूबिस सिम्फाइसिस में सबसे पहले बटोक्स आए हुए हो, प्रेजेंटिंग पार्ट्स क्या हो? बटोक्स हो बेबी का। तो यहाँ पर कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन है कहलाएगा? सिफेलिक, वर्टेक्स, ब्रीच या फिर बटोक्स। तो यहाँ पर जब भी बेबी का जो हेड डाउन होता है तब हम उसको कहेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, लेकिन यदि बटोक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो वो कहलाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? ब्रीच प्रेजेंटेशन। नॉर्मल पूछे तो क्या होगा? सिफेलिक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
A 7-year-old boy is infected with chicken pox. The boy has rashes, papules, vesicles and crust simultaneously. This condition is called as. तो यहाँ पर 7 साल के बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, उसकी बॉडी पर रैसेस हैं, पैप्यूल्स हैं और वो वेसिकल्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रस्ट हो रहा है, सूखते जा रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन, रैपिड एवोल्यूशन, प्लियोमॉर्फिज्म या फिर फीवर। तो चिकन पॉक्स का एक जो क्या होता है मेन साइन होता है, वो क्या होता है, जो रैसेस होते हैं, रैसेस होंगे, पैप्यूल होगा, वेसिकल होगा, देन आफ्टर क्रस्ट होंगे, तो वहाँ पर स्पॉट बनाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? प्लियोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा? प्लियोमॉर्फिज्म। यहाँ पर a program which encompasses a range of interventions to prevent and manage the major childhood illness like diarrhea, acute respiratory infection, measles, malaria and malnutrition। तो कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस होती हैं जिनको मैनेज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगा? जैसे कि हो गया डायरिया, हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हो गया मीजल्स, हो गया मलेरिया, हो गया माल न्यूट्रिशन, हो गया जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI। कौन सा प्रोग्राम इनके लिए हेल्प करेगा? तो वो करता है IMNCI। जननी सुरक्षा योजना तो है कि जो डिलीवरीज होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए बढ़ावा देना, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना। जननी शिशु सुरक्षा योजना में भी यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चे की जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मिड डे मील प्रोग्राम किया जाएगा किसके लिए? कुपोषण के लिए, स्कूल में जो खाना मिलता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर कहा है कुपोषण के साथ साथ मलेरिया, मीजल्स हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इनको मैनेज करवाने का काम कौन करेगा? IMNCI। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कौन सा पीरियड कहलाएगा? फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब यहाँ पे चारों स्टेज चारों ऑप्शन में बता दी गई है। अब आपको थर्ड स्टेज बतानी है कि कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेज होती है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाना क्या कहलाती है? फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज कहलाती है सर्विक्स फुली डायलेट होने से लेके बेबी के डिलीवर होने तक की स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में बेबी डिलीवर होने से लेके, बेबी डिलीवर हो गया सेकंड में, थर्ड होगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज में क्या होगा? जो प्लेसेंटा डिलीवर होगा वो स्टेज होगी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होने के बाद से की 2 घंटे की स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है? सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज। सेकंड स्टेज कहलाती है बेबी एक्सपल्सन स्टेज। थर्ड स्टेज कहलाती है प्लेसेंटा एक्सपल्सन स्टेज। और फोर्थ स्टेज में क्या करना है? ऑब्जर्व करना है PPH डेवलप तो नहीं हो रहा है माँ के लिए, या फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो बेबी की जो बॉडी होती है उस पर वाइट ग्रीसी चिपचिपा कुछ सब्सटेंस लगा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्निक्स, लेन्यूगो, मिलिया या फिर एपिथीलियम। तो यहाँ पर लेन्यूगो तो जो फाइन टेनी हेयर्स होते हैं बॉडी पर, जिनको हम रोम कहते हैं, वो है। मिलिया कुछ स्पॉट्स होते हैं बेबी के, आपने बैक में देखे होंगे, बटोक्स में देखे होंगे, तो वो कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रीसी सब्सटेंस कहा है तो वो कहलाता है वर्निक्स सिजोसा। क्या कहलाता है? वर्निक्स सिजोसा। लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 70, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल सेम टाइम पर, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये कौन सी कंडीशन है? प्लेसेंटा प्रीविया है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, मोलार प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग हो रही है लेकिन पेन नहीं हो रहा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड